हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त सलीम तेरदारकर आपका मुस्लिम अधिकार आंदोलन के चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आजकल टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती है जिन्हें हम फेक न्यूज़ कहते हैं। तो इन झूठी खबरों के फैलने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, समाज की शांतता भंग होती है। तो इसी विषय को लेकर आज हमारा वेबिनार है कि जिसमें हम बताएंगे कि झूठी खबरें कैसे रोकें, उन्हें कैसे पहचानें और नफरत फैलाने वाले पोस्ट पर कानूनन कार्रवाई किस तरह से करें। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमसे जुड़े हैं प्रोफेसर हसन मोलानी सर, जो कि एक पेशे से वकील है, साइबर लॉ के एक्सपर्ट है और सामाजिक कार्यकर्ता है। तो अब मैं हसन मोलानी सर से गुजारिश करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। आइए बात करते हैं फेक न्यूज की। फेक न्यूज से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अमेरिका के एक बहुत बड़े मशहूर राष्ट्रपति थे, बिल क्लिंटन। आपको याद होगा शायद। बिल क्लिंटन का एक मामला सामने आया था। सुबह सुबह जब वो उठकर वॉक के लिए निकलता था, बिल क्लिंटन एक बार वॉशिंगटन, जहां पर उनका व्हाइट हाउस है, वहां से बाहर एक पार्क में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। अकेले ही थे, बहुत कम सिक्योरिटीज थी। और फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में ऐसे बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर निकल जाते हैं। तो बिल क्लिंटन भी निकले थे और उसके साथ में वही एक वॉशिंगटन के बहुत मशहूर चर्च के फादर, पादरी जिसे कहते हैं, वो भी वहां मॉर्निंग में वॉक पे थे। और एक हवा आई और फादर की जो टोपी होती है, राउंड हैट जो होती है, वो हैट उड़कर एक छोटे से पानी के पॉन्ड में, जो गार्डन वगैरह में होते हैं छोटे छोटे पानी के पॉन्ड, उसके अंदर गिर गई थी। और क्योंकि वो फादर एक नामवर शख्सियत थी, जिस अंदाज से हम लोग मस्जिद और मंदिर के इमाम और पुजारी को हम लोग बहुत इज्जत और आदर देते हैं, वैसा ही वो फादर को आदर देने के लिए बिल क्लिंटन खुद गए उनके पास और उनको कहा कि जो आपकी टोपी गई है, मैं वो पानी में से निकाल लाता हूँ आपके लिए। तो फादर ने उसको इजाजत दी और बिल क्लिंटन सुबह सुबह बिना किसी को सोचे समझे वो पानी के पॉन्ड में उतर गए। और उतर कर, वो कमर इतना पानी था, छोटा सा पॉन्ड था, उन्होंने वो कैप निकाली। अब उसी गार्डन में सुबह सुबह एक फोटोग्राफर, एक फोटो जर्नलिस्ट मौजूद था। एक टैबलॉइड न्यूज़पेपर का, जो चटपटी खबरें देती है, उस न्यूज़पेपर का फोटोग्राफर मौजूद था। उसने एक बहुत क्लोज कैमरे को टेक्निकली एडजस्ट करके उसने बहुत क्लोज फोटोग्राफ लिया। और अगले दिन सुबह सुबह पेपर के हेडलाइंस में आया कि बिल क्लिंटन को तैरना नहीं आता। इस अंदाज से उन्होंने बताया कि बिल क्लिंटन को तैरना नहीं आता, और फोटो एकदम बड़ा करके जूम करके दिखाया कि वो कमर इतने पानी में है और टोपी पकड़े हुए। तो कई बार ऐसा हुआ है वेस्ट में, बाहर के मुल्कों में, जहां पर न्यूज को तोड़ मरोड़ कर आवाम को चटपटा बनाना या सेंसेशन, सनसनीखेज बनाकर दिखाना, ये सारी चीजों की शुरुआत वहां से हुई। इसको मास मीडिया की या पत्रकारिता की भाषा में येलो जर्नलिज्म कहते हैं, इंग्लिश में। येलो जैसे हमारा कलर होता है, येलो जर्नलिज्म कहते हैं। इसके अलावा जो क्वीन एलिजाबेथ है, इंग्लैंड की जो महारानी है, जिसके बारे में कई सारी न्यूज आती रहती है, वहां के जो बावर्ची होते हैं, साफ सफाई करने वाले या गार्डन में काम करने वाले माली जो होते हैं, उनको भी बड़े बड़े अखबार पैसे देते हैं ये खबर बताने के लिए कि जो महारानी का पैलेस है, बकिंगहैम पैलेस जो है, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। और वहां के जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनको कई बार निकाला भी गया है कि वो पैलेस के अंदर की बातें बाहर आवाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन बाहर जितने भी इंग्लैंड और यूरोप के लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि महारानी क्या खाती है, महारानी क्या कर रही है, उनके घर में झगड़े होते या नहीं होते, किस चीज पे ध्यान देते, किस चीज पर नहीं। सॉरी। तो ये सारी चीजें जो है वो येलो जर्नलिज्म का हिस्सा है। और यहीं से शुरुआत हुई है फेक न्यूज की। यहीं से शुरुआत हुई आंखों को कैच करने वाली या सनसनीखेज पैदा करने वाली, या एक साथ में बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली अखबार और न्यूज की तरफ। और यहीं से इसका जन्म हुआ है। इंडिया में जो बीमारी फैल रही है फेक न्यूज, ये आहिस्ते आहिस्ते जो हमारे शांति और अमन है, जिसे पीस और ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, हमारी कंट्री की जो हार्मनी है, वो बर्बाद कर रही है, कोई डाउट नहीं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में डाल दूं कि दो ऐसे थ्योरी है। आप देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मैथ्स का सब्जेक्ट ले लो, साइंस का सब्जेक्ट ले लो, या इतिहास भूगोल ले लो, हर सब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई थ्योरी मौजूद होती है, कोई ना कोई सिद्धांत होता है
उस सिद्धांत को पढ़कर ही हम लोग समझ सकते हैं कि चल क्या रहा है। उसी अंदाज से जर्नलिज्म में या पत्रकारिता में भी ऐसे सिद्धांत, ऐसे तथ्य, ऐसे थ्योरीज बनाई गई है। मैं सिर्फ आपको 2 थ्योरीज पढ़ने के लिए कहूंगा। सबसे पहली थ्योरी ये है, एजेंडा सेटिंग नाम है उस थ्योरी का। ये भी अमेरिकन थ्योरी है, लेकिन इसका बखूबी इस्तेमाल इंडिया में हो रहा है आजकल। एजेंडा सेटिंग एक थ्योरी है कि किस अंदाज से बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो है ये अपने हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं कि आने वाले दिनों में हम आवाम को क्या दिखाएंगे। जितने भी दर्शक या वाचक रीडर है, ये लोग क्या देखेंगे कि हम तय करेंगे। और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी की गई थी। बहुत बड़े बड़े थ्योरिस्ट थे, नॉन चॉम्स्की वगैरह नाम के थे। उन लोगों ने बहुत रिसर्च करके देखा कि मीडिया के हाथ में बहुत बड़ा पावर है और वही होता है जो अखबारों के एजेंडे सेट करते हैं। इसके आगे दूसरी थ्योरी जो है वो है प्रोपोगेंडा मॉडल। ये वर्ड आपने हाल फिलहाल में काफी सुना होगा, प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा। दरअसल प्रोपोगेंडा मॉडल की जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, वो ये कहता है कि अगर झूठ बार बार हर जगह से दिखाया जाए तो लोगों को सच लगने लग जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एडोल्फ हिटलर ने इसको इस्तेमाल किया था और अमेरिका के कई सारे इलेक्शंस में ये इस्तेमाल होता है और इंडिया के इलेक्शंस में भी ये धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा है। ये 2 ऐसे थ्योरीज है, एजेंडा सेटिंग और प्रोपोगेंडा मॉडल, जिसकी बेसिक्स आप अगर पढ़ ले, विकिपीडिया में जाकर पढ़ ले या कोई आर्टिकल पढ़ ले, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अभी फिलहाल इंडियन मीडिया इंडस्ट्री, जो हमारा पत्रकारिता का बाजार है भारत का, इसमें क्या चल रहा है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब 9/11 का हमला हुआ था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में गिराए गए थे, उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज बुश। उन्होंने एक अल्फाज उठाया था, वॉर ऑन टेरर, आतंक पर हमला। ये बोलकर उन्होंने पूरी दुनिया में थैमान मचाया था। यूनाइटेड नेशंस, नाटो, जितनी जितनी जगहों पर गए वो यही चिल्लाते रह गए कि वॉर ऑन टेरर, हम आतंक पर हमला कर रहे हैं। और उन्होंने हमला किया अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान का कोई मुकाबला नहीं था। 20 साल वो जंग हुई। सन 2020 चल रहा है, अभी 2020 तक वो जंग लगी। 2001 से 20 साल जंग लड़े और अभी फरवरी में क्या हुआ है आपको पता है। फरवरी में इन लोगों ने पीस ट्रीटी कर जंग को खत्म कर चले गए और अभी अफगानिस्तान में पूरी तालिबान का हुकूमत चल रहा है। तो 20 साल वो जंग लड़ी सिर्फ इस अल्फाज पर, वॉर ऑन टेरर, आतंक पर हमला बोलकर उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया और पूरे इराक को बर्बाद कर दिया। इराक को बर्बाद करने के लिए भी इन्होंने प्रोपोगेंडा मॉडल इस्तेमाल किया था, जिसकी माफी खुद जॉर्ज बुश ने मांग चुकी है। उन्होंने कहा था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ा नुकसान करने वाला हथियार। जब उन्हें पत्रकार पूछते थे कि आप न्यूक्लियर वेपन के बारे में बोल रहे हैं क्या, तो वो न्यूक्लियर वेपन के बारे में नहीं बोल, ऐसा हथियार जो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और ये प्रोपोगेंडा WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, पूरी दुनिया में फैला और इराक पर हमला हो गया। एक अच्छा ग्रोइंग कंट्री बर्बाद हो गया। इराक का क्या हाल है आपको बखूबी पता है आज। तो ये जो थ्योरीज है, ये सिर्फ ना कि वेस्ट कंट्रीज में, ये इंडिया में भी ऐसा इस्तेमाल हुआ है और इंडिया में कई बार हुआ है। मैं आपको इंडियन एग्जांपल्स भी देता हूं। अब आप समझिए कि ये जो कमजोर पत्रकारिता है इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, इसकी वजह क्या है। अगर आप सोच रहे हो कि ये फेक न्यूज है, झूठी खबर जो है वो एक दिन या एक हफ्ते या साल भर में आई, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत बहुत पुराना मर्ज है, बहुत पुरानी बीमारी है और इसकी कुछ वजह है। सबसे पहली इसकी वजह है ओनरशिप, इसके मालिकाना हक। आप में से किसी को पता है टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक कौन है? कोई ऐसा जो कमेंट कर सकता है या माइक को अनम्यूट करके बोल सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक एक फैमिली है, विनीत जैन नाम है और उनका परिवार है, वो एक फैमिली है। जिस अंदाज से तुम्हारे और मेरे फैमिली के बिजनेस है, जिस अंदाज से तुम्हारे और मेरे फैमिली का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो सकता है, स्कूल या कॉलेज हो सकता है, या पान की पट्टी हो सकती है, या फ्रूट्स की दुकान हो सकती है, उस तरह से एक परिवार का न्यूज़पेपर का बिजनेस है। तो जाहिर बात है उस परिवार के आदमी न्यूज़पेपर्स का बिजनेस कर रहे हैं और अगर कल वो उन्होंने न्यूज़पेपर का बिजनेस बंद कर दिया तो हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं रहेगा। और सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस का भी एक प्राइवेट ओनर है, तुम्हारे मेरे जैसा इंसान है। और सिर्फ इसका नहीं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स का भी यही मामला है।
आप जी न्यूज देख लीजिए, तो राज्यसभा के मेंबर है, उनका चैनल है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मराठी न्यूज़पेपर लोकमत, ये एक पॉलिटिशियन का न्यूज़पेपर है, जो दरडा फैमिली है, पॉलिटिशियन जो है वो, उनका न्यूज़पेपर है। तो आप ऐसे ओनर से कैसे उम्मीद लगा सकते कि ये लोग हमेशा सच खबर दिखाएंगे और अपने हिसाब से नहीं बताएंगे? जाहिर बात है कि अगर एक पॉलिटिशियन या एक बिजनेसमैन के हाथ में वो अखबार या मीडिया का पावर रहेगा, तो वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा, और इंडिया में ऐसा मैनिपुलेशन चल रहा है। दूसरा बड़ा वजह जो है कमजोर पत्रकारिता का, वो है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। हमारा जो देश और हमारे देश की जो पत्रकारिता है, ये एडवर्टीजमेंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। मैं आपको बता दूं, 4 से 5 साल पहले की बात है, या उससे ज्यादा हुआ होगा, एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी है जिसका उत्तर प्रदेश में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं। उन्होंने गर्मी में डिमांड बढ़ने की वजह से कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से पानी खरीदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें पानी दिया, इतना पानी दिया कि तकरीबन 500 गांव भूखे और प्यासे रह गए। 500 विलेजेस का पानी घुमाकर उस कंपनी को दे दिया। कई सारे गांव वालों ने चिल्लाया, रोया, दिल्ली गए, बहुत सारी चीजें की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। वो 500 गांव का पानी पूरा के पूरा उस कंपनी को दे दिया गया था। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ना कोई न्यूज़पेपर में खबर, ना कोई मीडिया में, अखबार में, ना किसी बड़े जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर कोई कैंपेन चलाया, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनी एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजर है। वो टीवी और अखबार और डिजिटल मीडिया को बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स पे खर्चा करती है। तो कौन अपना एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू रोकेगा? अगर ऐसा कोई अखबार उस चीज के बारे में कवर कर दे, उस कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले के, तो उसके खिलाफ वो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देगा और उसका अखबार या उसका चैनल बहुत ज्यादा लॉस में आ जाएगा। ये दूसरा बड़ा मामला है मालिकाना हक के बाद। तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे पूरे इंडिया और दुनिया के जर्नलिज्म में आ रही है, वो है सोर्स, कि न्यूज आ कहां से रही है। मैं आपको बता दूं, इंडिया का सबसे बड़ा जो अखबार है, या इंग्लैंड का सबसे बड़ा अखबार जो है, द इंडिपेंडेंट नाम का, लंदन का, जिसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज अखबार जानता हूं, दुनिया का जो सबसे बड़ा अखबार है ना, उसके पास भी इतना पैसा नहीं है, इतना सोर्स नहीं है कि वो पूरी दुनिया में अपने पत्रकार या जर्नलिस्ट या रिपोर्टर को रखे। अब द इंडिपेंडेंट नाम का जो अखबार है, लंदन से छपता है, उसका एक ही पत्रकार दिल्ली में है, मुंबई में भी नहीं है, चेन्नई में भी नहीं, कोई नहीं है। वो दिल्ली से ही बैठ के पूरे इंडिया को कवर करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूज होती है वो पूरी दुनिया की मिल नहीं पाती। इसके लिए सारे न्यूज़पेपर्स, इसके लिए सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स, ये किसी एजेंसी के मोहताज रहते हैं। अब यहां पर पूरी दुनिया में 3 से 4 ऐसी न्यूज एजेंसीज है जिनके रिपोर्टर, जिनके पत्रकार दुनिया के कोने कोने में मौजूद है, और वो न्यूज खरीदने का, बेचने का ही धंधा करते हैं। मैं आपको बता दूं, अमेरिका की एक सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी जिसका नाम है एएफपी, एजेंसी फ्रांस प्रेस। इंग्लैंड से, यूके से बहुत बड़ी एजेंसी आती है रॉयटर्स नाम की। अमेरिका की एक और है ब्लूमबर्ग। ऐसे 3 से 4 बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज है जिसने पूरी दुनिया में अपने जर्नलिस्ट, अपने एजेंट्स रखे हुए हैं, और वो लोग न्यूज लाते और सारे न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स को ये न्यूज बेचते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी न्यूज आप देखते हो टीवी पे या न्यूज़पेपर में, ये सारे उनके पत्रकारों के नहीं होते, ये न्यूज एजेंसी से खरीदे हुए न्यूज भी होते हैं। हमारे इंडिया में भी एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक और है एएनआई, एसोसिएटेड न्यूज ऑफ इंडिया। तो ऐसे न्यूज एजेंसीज इंडिया में भी है, और ये सारे न्यूज एजेंसीज न्यूज की खरीद फरोख्त करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो एएनआई है, एएनआई न्यूज एजेंसी है, उसने तबलीग जमात का जो मामला आया था बीच में कोरोना वायरस को लेकर, उसमें बहुत सारी फेक न्यूज उन्होंने चलाई। अब क्योंकि वो एक न्यूज एजेंसी से आई हुई है, तो छोटा छोटा अखबार, छोटे छोटे चैनल उसे क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, वो लोग उसे हूबहू लेकर चला देते हैं, और एक पूरा के पूरा प्रोपेगेंडा तबलीग के खिलाफ चल गया। और जब पकड़ में आया तो बोले हमने तो न्यूज एजेंसी से लिया हुआ था न्यूज, और न्यूज एजेंसीज ने बता दिया कि हमें ऐसा सोर्स से मिला था, हमारे पास वो सोर्स
तो कई बार ऐसे किसी और से लेकर भी अखबार प्रोपेगेंडा चला रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड ओवर में एजेंसी चला रहे हैं, और इनके हाथ में पूरी दुनिया का न्यूज का ये है। मैं आपको बता दूं, जब हम लोगों को इंटरनेशनल जर्नलिज्म सिखाते हैं हम बच्चों को, तो उनको बताते हैं ये बात कि अगर एक अमेरिकन मरे तो वो 20 भारतीय मरने के बराबर है। अगर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर कोई न्यूज जानी चाहिए तो एक अमेरिकन मरता है तो 20 भारतीय मरने के बराबर है, और अगर कोई एक अमेरिकन या एक ब्रिटिश सिटीजन मरता है तो 50 अफ्रीकन मरने के बराबर है। तो आपको बता दो कि एक अगर ब्रिटिश नागरिक मरता है तो उसका इंटरनेशनल न्यूज उतना जाता है जितना 50 अफ्रीकन मरने पर जाता है। ये हाल है हमारे दुनिया के न्यूज का। इस अंदाज से ये लोगों ने खबर की दुनिया को बंदरबाट कर रखा है। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन मुद्दे पर, वो है फेक न्यूज पर, कि फेक न्यूज दरअसल है क्या और फेक न्यूज हो क्या रहा है। दरअसल जब हम बात करते हैं मीडिया की, जर्नलिज्म की, तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है मोटे पैमाने पर। एक तो है प्रिंट, जिसमें सारे न्यूज अखबार और मैगजीन्स आते हैं। दूसरा है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट में हमारा टेलीविजन आता है, रेडियो आता है। और तीसरा है डिजिटल, जिसमें हमारे वेबसाइट्स आते हैं, इंटरनेट एप्लीकेशंस आते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया जो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, जो सब में ज्यादा फैलाने वाला या आग या जहर फैलाने वाले जो एप्लीकेशंस है वो डिजिटल मीडिया में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजिटल मीडिया को लेकर। डिजिटल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है। ये लोगों ने भी कई कई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं फेक न्यूज को जानने और पहचानने के लिए। सन 2019 की रिपोर्ट है पिछले साल की, जहां पे फेसबुक ने खुद ये कहा है कि 300 मिलियंस, तकरीबन 30 करोड़ के आसपास, तकरीबन 30 करोड़ के आसपास ऐसे अकाउंट्स थे फेसबुक जो फेक थे, जो झूठे अकाउंट्स थे और झूठी खबर फैला रहे थे। 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ के आसपास, अगर मैं गलत ना हो तो। इतना बड़ा अकाउंट, इतने सारे लोग। उसी अंदाज से 70 लाख ट्विटर के अकाउंट्स, ट्विटर आईडीज, ये पिछले साल डीएक्टिवेट कर दिया ट्विटर ने, जब उसे पता चला कि ये 70 लाख फेक अकाउंट्स है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट्स इतने सारे हैं जिसके थ्रू ये फेक अकाउंट, फेक न्यूज और फेक इंफॉर्मेशन फैल रही है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें प्रिंट की, तो प्रिंट में जो फेक न्यूज है वो ज्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अखबार आज भी थोड़ी बहुत इज्जत रखता है। बड़े बड़े जो अखबार है हमारे कंट्री के, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी और अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अखबार है, ये थोड़े से स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा मेंटेन रखे हैं इन्होंने इज्जत, क्योंकि ये रिटर्न में होता है। कल हम इसे कोर्ट में दिखा सकते हैं सबूत के तौर पर, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके ऊपर रजिस्ट्रार फॉर न्यूज़पेपर इन इंडिया, आरएनआई नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अखबारों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपलसरी बनाया गया है। कई सारे कानून है। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है भारत सरकार की, जो न्यूज़पेपर पे लगाम कसकर रखी रहती है कि न्यूज़पेपर्स बराबर से होने चाहिए। न्यूज़पेपर पर फिरंगियों का जो इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कंट्रोल में है। आज भी जो न्यूज़पेपर है उसके ज्यादातर मालिक इंडियन है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अखबारों में जो मामला है वो कंपेयर टू डिजिटल फेक न्यूज के मामले में कई गुना कम है। अखबार अच्छे हैं, इसीलिए आज भी हमारे शहर के, हमारे गांव के, हमारे मुल्क के पढ़े लिखे लोग भले ही चाहे टीवी में कुछ भी देख ले या व्हाट्सएप, फेसबुक पर सब कुछ देख ले, फिर भी अगले दिन सुबह वो न्यूज़पेपर खरीदता है और न्यूज़पेपर पढ़ता है और न्यूज़पेपर पे भरोसा रखता है। ये एक अच्छी चीज है और ऐसा ही करना चाहिए। बात करते हैं टीवी ब्रॉडकास्टिंग की, तो मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कुछ चैनलों के नाम लेने में, जैसे जी न्यूज है, रिपब्लिक टीवी है, एबीपी न्यूज है, इसमें इंडिया टीवी भी आता है। ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा के शिकार चल रहे हैं। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक इंसान की तरफ इतना ज्यादा आकर्षित हो चुके हैं कि ये लोग दूसरे को सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म का कतई रोल नहीं रहा है। एक पत्रकारिता या जर्नलिज्म में ऐसा कभी नहीं रहा, तो गलत चल रहा है। ये चैनल्स के मैं खुलकर नाम ले सकता हूँ, क्योंकि इनके खिलाफ कई सारी कंप्लेंट्स अभी ऑलरेडी चल रही है। इनके जो संपादक, एडिटर्स वगैरह है, इनके ऊपर एफआईआर वगैरह चल रही है।
ये सारी चीजें हो रही है। ऐसा हो क्यों रहा है? सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाना हमारा मकसद नहीं है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो टीवी चैनल्स है, ये 24 घंटा सखत चलते रहते हैं, 365 दिन कभी बंद नहीं होते। अगर आप पत्रकारिता में आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, अगर कोई बड़ी न्यूज नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे? लेकिन ये इंडस्ट्री जो है टीवी की, जो 24 घंटा चल रही है, अखबारों में लिमिटेशन है 24, 25, 30 पन्नों की, और उसमें अखबार आ गए, उसमें एडवर्टीजमेंट आ गए, उसमें बच्चों के बारे में आए, उससे सब कुछ आ गया, खत्म। लेकिन ये जो टीवी चैनल है जो 24 घंटे चल रहे हैं, पिछले 25-30 सालों से कोई चैनल बंद नहीं हुआ, कंटिन्यू चल रहा है। तो ये लोग कहां से लाएंगे इतनी इंफॉर्मेशन और कहां से लाएंगे इतना मसाला? अगर इसे सही मायने में स्ट्रीमलाइन करना है, इनको अगर फिल्टर करना है या सैनिटाइज करना है इन टीवी चैनल्स को, तो हमें इनके टाइमिंग बनाने पड़ेंगे कि कोई जरूरत नहीं हमारे देश को 24 घंटे चैनल चलाने की। एक डीडी न्यूज जो सरकारी है वो काफी है। मैं बहुत बड़ी बात कर दे रहा हूं, लेकिन ये करना पड़ेगा। हमें टीवी न्यूज चैनल्स के टाइम को कम करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग यही सारी खबर देखेंगे कि यमलोक में कैमरा, और किस तरह से वो यमराज आता है और लोगों को उठाते हैं, और किस तरह से गाय के पेशाब में सोना निकलता है, और न जाने कौन कौन सी स्टोरीज और कौन कौन से न्यूज हमें सुनने को मिलेगी अगर टीवी चैनल्स को हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन नहीं किया तो। आते हैं न्यूज चेक करने के बारे में। फेक न्यूज कैसे चेक किया जाए? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कि भाई डिजिटल मीडिया में कैसे आता है। अगर आपको कोई मैसेज आता है, जैसे कल ही मुझे एक मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री 4,500 रुपए हर महीना पेंशन दे रहे हैं, आप इस फॉर्म को भरिए, और इस फॉर्म को भरने के बाद में आपको आपके अकाउंट में 4,500 रुपए, कल ही मैसेज आया था। एक बहुत पढ़ी लिखी पहचान की मेरी बहन है, उसने मुझे भेजा। तो उसे जाने सब पूरा पढ़े पहले मैंने उसको कह दिया कि ये फेक न्यूज है। तो वो बहन मुझ पर गुस्सा करने लगी कि ऐसे कैसे तुम कह रहे हो। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसमें कोई हाइपर लिंक नहीं आई थी। जब भी आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर ऐसा मैसेज आते हैं जिसमें कोई हाइपर लिंक नहीं दिया हुआ है, कोई वेबसाइट का लिंक नहीं दिया हुआ है कि आप ये वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ये वेबसाइट से आया हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो हाथ से बनाया हुआ नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन है और ये फेक है। पहली चीज आप ये समझ लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये फेक नहीं हो सकती, हो सकता है ये सही है, जैसे मैंने अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने लिख दिया कि 5,000 लोगों ने मेरा कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वेबिनार देखा। तो हो सकता है कई बार आप कि इसको आप माने या ना माने, तो आप एक और अच्छी चीज ये कर सकते हैं कि आप जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं कोई भी न्यूज के, उसको लेकर आप गूगल में सर्च कर दीजिए। जैसे एक न्यूज बड़ी फेमस हुई थी पिछले साल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है दुनिया का बेहतरीन प्रधानमंत्री का। पिछले साल ये न्यूज बहुत बहुत फॉरवर्ड हुई थी। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो संस्था ने प्राइज दी, और दुनिया का बेहतरीन प्रधानमंत्री, ये गूगल पे सर्च करना है, आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी कि सच है या झूठ है। और वो पूरा के पूरा फेक था, ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा कोई अवार्ड या प्राइज मिला हुआ नहीं था। तो आप बड़ी आसानी से गूगल पे क्रॉस चेक कर सकते हैं ऐसे न्यूज जिसको लिंक नहीं है। अब आते हैं दूसरी बड़ी परेशानी की तो ऊपर, जो है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स इतने ज्यादा एडिट किए हुए होते हैं फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को लेकर, या फिर कई सारी चीजों को लेकर, ऐसे अलग अलग चीजें फोटोशॉप्स आती है। उसको कैसे चेक करना है? मैं आपको बता दूं, 2 वेबसाइट्स है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है कंट्रोल क्यू, CTRLQ, Q एज ए queen.com। बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इस पर अगर आप वो फोटो डाल देते हैं, जो फोटो आपको लगता है कि ये फोटोशॉप है या ये झूठा हो सकता है, तो आप www.ctrlq.com पे जाइए और वहां पे वो फोटो डाल दीजिए। आपको खुद ब खुद पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये फोटो एडिटेड है या नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, गूगल का एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, images.google.com। आप images, images, images.google.com, इस पर भी आप इमेज डाल दें
तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये इमेजेस कब कब कहां कहां इस्तेमाल हुई और क्या फेक है या नहीं है। ये दो वेबसाइट्स है, कंट्रोल क्यू और images.google.com, जो आपको फेक फोटोग्राफ से बचाएंगे और आप फिर बता सकते हैं कि ये फोटोग्राफ फेक है या नहीं। इसके बाद में अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करें, कोई भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स अगर आपको आते हैं या फिर वेबसाइट्स के आर्टिकल आते हैं, तो आपको पहले चेक करना है कि ये अखबार की जो कटिंग आई है या ये न्यूज वेबसाइट की जो लिंक आई हुई है, ये लेजिटिमेट है या नहीं। ये भारत के बड़े बड़े जो पब्लिकेशन हाउस है, नव भारत है, लोकमत है, आनंद बाजार पत्रिका है, या नहीं, आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर बड़े बड़े चैनल से नजर आ रहा है आपको, बड़े बड़े चैनल से अगर आपको नजर आ रहा है, बड़े बड़े चैनल को अगर नजर आ रहा है तो आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। अगर कोई लोकल अखबार आपको दिख रहा है, कोई लोकल न्यूज़पेपर का चैनल या कोई लोकल न्यूज चैनल दिख रहा है, तो वो आप समझना कि ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इस पे लेजिटिमेसी या तो भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, bbcnewspoint.com। अब ये नाम सुनकर अपने को लगता है कि बहुत बड़ा है, बीबीसी न्यूज, ये बहुत बड़ी चैनल है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, लेकिन आगे है bbcnewspoint.com। इसमें बहुत सारी फेक न्यूज आपको मिलेगी। दैनिक भारत एक बहुत बड़ा हिंदी अखबार है, नॉर्थ में चलता है, पंजाब हरियाणा में, तो उसके नाम से एक फेक वेबसाइट बनाया गया है, दैनिक भारत .org। ये भी बहुत सारी फेक न्यूज को फैलाता है। तो जरूरी नहीं कि आप जब देखो तो आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया दिख रहा हो, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का वो ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस, द एशियन एज, ये बड़े बड़े अखबार का नाम दिख रहा है क्या, लेकिन उनकी ऑफिशियल है क्या नहीं वेबसाइट्स। क्योंकि कई सारे उनके नाम से डुप्लीकेट वेबसाइट्स, जिस तरह से हम लोगों ने मार्केट में डुप्लीकेट चॉकलेट्स या डुप्लीकेट बिस्किट्स हमने देखी कंपनी की, उसी तरह से डुप्लीकेट वेबसाइट्स भी होती है। तो हमें देखना होगा। मैंने अभी तक आपको 3 चीजें बताया हो। एक, ऐसे मैसेजेस जिसका कोई लिंक नहीं आता, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके सिंपली चेक कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, अगर कोई इमेज मिलती है आपको और आपको लगता है कि ये इमेज बराबर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ झूठ नजर आ रहा हो, तो आप 2 वेबसाइट से, कंट्रोल क्यू और images.google.com पे चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताया, अगर कोई अखबार का आर्टिकल आता है या कोई वेबसाइट की लिंक आती है, तो आप वो वेबसाइट की लिंक चेक करिए कि वो ऑफिशियल है या नहीं, ये किसी बड़े अखबार की है या नहीं। अगर किसी लोकल अखबार की है, गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश का कोई लोकल न्यूज़पेपर है और उसने देश की बहुत बड़ी खबर बताया है, तो आप उस पर भरोसा ना करें तो बेहतर है। ये सारी चीजें हैं और मैंने आपको कुछ फेक वेबसाइट्स के नाम बताया, जैसे bbcnewspoint.com है, दैनिक भारत .org है, ऐसे बहुत सारे हैं बताने के लिए जो फेक न्यूज दे रहे हैं और लेकिन उनका नाम बड़े ब्रांड का है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट ब्लॉग आते हैं, जो हमारे देश के मशहूर पत्रकार होते हैं या मशहूर सेलिब्रिटी होते हैं, या कुछ लोग जो बहुत जल्दी फेमस हो चुके हैं यूट्यूब के जरिए अपने चैनल्स वैनल्स बनाकर, तो वो लोग अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, अपनी बातें लिखते हैं या अपने वीलॉग्स बनाते हैं। वीलॉग्स जो है, ये वीलॉग्स जो है वो वीडियो बनाना है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, वीडियो बनाकर मैंने कुछ बोल दिया कि राहुल गांधी बहुत अच्छा है या मोदी बहुत खराब, या मोदी बहुत अच्छे और राहुल गांधी बहुत खराब है, ये वीलॉग्स बना दिया। तो आप ये इंडिविजुअल इंसानों की बातों पर ज्यादा यकीन ना करें, क्योंकि इंडिविजुअल इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं बायस होता है, कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर या किसी क्षेत्र को लेकर, किसी धर्म को लेकर बायस रहता है। जैसे मैं एक मुस्लिम हूँ, तो हो सकता है कि कश्मीर में अगर कुछ खराब हो रहा हो तो मैं एज अ मुस्लिम सोचूंगा कि कश्मीर के मुसलमान बड़े परेशान है। तो ये जो एक तरफा नजरिया होता है, जिसको हम लोग बायसनेस कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, बायसनेस कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई इंडिपेंडेंट ब्लॉग लिखता है या इंडिपेंडेंट वीडियो बनाता है, तो उसकी बातों पर हमेशा भरोसा किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। यहां तक कि अभी तो ऐसे हुआ है पिछले 6 महीने में, कि पिछले 6 महीने में ऐसा हुआ है कि मानिए आप, बड़े बड़े जो मिनिस्टर है केंद्र और राज्य के, महाराष्ट्र राज्य के बोलिए या फिर केंद्र सरकार के बोलिए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी फेक वेबसाइट्स और फेक न्यूज फॉरवर्ड करते हुए मिले। और कई सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स के भी जो अकाउंट है, ट्विटर वगैरह के जो अकाउंट्स है, उनको भी ट्विटर ने डीएक्टिवेट कर दिया, उनके भी बंदी लगा दिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फेक न्यूज फैलाते हुए नजर आए।
उनके भी अकाउंट्स को उन्होंने बैन कर दिया है। control.q.org भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं उसमें। .com और .org दो प्लेटफॉर्म्स थे, तो control.q बोलकर हमारे एक भाई ने पोस्ट किया कि control.org है न्यूज इमेजेस चेक करने के लिए, तो वो काम कर रहा होगा। इसके अलावा गूगल का एक फैक्ट चेक टूल है, गूगल पे अगर आप जाओगे तो फैक्ट चेक बोलकर एक टूल मिलेगा आपको, वहां पर आप फैक्ट चेक टूल पर भी देख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो फैक्टफुल है, मतलब सही है या गलत है इसके बारे में। एक तुरंत मैं आपको बता दूं कि जब आप न्यूज पढ़ते हो तो न्यूज मोटा मोटे तौर पर आपको सच है या गलत है कैसे पता चलनी चाहिए। सबसे पहले तो आप देखो कि इसका सोर्स क्या है, ये न्यूज हमने कहां से ली, किसी अखबार से पढ़ रहे, किसी चैनल से पढ़ रहे, या किसी इंसान ने, भाई ने हमें बताया, कोई पीछे वाली गली में रहकर आकर उसने बता दिया कि वो वाली गली में गोली मार दी गई। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सोर्स चेक करना पड़ेगा। इसके बाद आप सिर्फ हेडलाइन पर बिलीव ना करें। आजकल हम लोग इतने ज्यादा घाई में होते हैं, खासकर जवान लड़के जो 25 एंड बिलो एज के हैं, जवान लड़के लड़कियां, ये लोग इतने ज्यादा घाई में होते हैं फॉरवर्ड करने की कि इनको लगता है कि हमने हेडलाइन अगर पढ़ ली तो हमने सारी चीजें पढ़ ली। मैं आपको बता दूं, जनवरी में जब ये एनआरसी और एनपीआर को लेकर पूरे इंडिया में असमंजस का माहौल चल रहा था, उस वक्त मेरे मोबाइल पर एक न्यूज आई थी कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश का, और वो कार्यकर्ता पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंसी है आईएसआई, उसके साथ में काम कर रहा था और उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और ये न्यूज इंडिया टुडे वेबसाइट्स पे थी, इंडिया टुडे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैंने इसे 10 ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। 10 ग्रुप में फॉरवर्ड करने, एक ग्रुप में मेरे सर थे जिन्होंने मुझे पत्रकारिता सिखाई, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि देख बेटा ये ना 2017 की न्यूज है। 2017 की न्यूज थी वो, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी। बोले ये न्यूज का आज के करंट सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। इस बंदे को अरेस्ट करके इसके ऊपर ट्रायल भी चल रहा है और बहुत जल्दी इसको सजा भी होने वाली है। और ये केस, ये न्यूज जेन्युइन थी कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से मिला हुआ था, लेकिन 2017 में। तो हमें कई बार न्यूज की डेट भी देखनी चाहिए कि ये कब आया हुआ है। कई बार हमें 30 सेकंड की एक वीडियो क्लिप आ जाएगी कि कल से लॉकडाउन खुल रहा है, एबीपी न्यूज की आ गई, बीबीसी न्यूज की आ गई, हमने उसे देखा कि कल से लॉकडाउन खुल रहा है, फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन वो न्यूज कभी बनाई थी, कौन से लॉकडाउन की थी, कश्मीर में जो लॉकडाउन हुआ था उसको लेकर है, कि भारत के लॉकडाउन को लेकर है, कि महाराष्ट्र के लॉकडाउन को लेकर है, या हमें नहीं पता। 30 सेकंड की न्यूज थी, हमने फटाफट फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा नहीं होता। जो न्यूज 3 साल पहले असली और जेन्युइन थी वो आज कोई मायने नहीं रखती, भले उसका लिंक आप आज फॉरवर्ड कर रहे हो, वो फेक न्यूज ही कहलाएगी। क्योंकि आज की पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने या अभी शांति और अमन को भंग करने के लिए वो न्यूज काफी हो जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इसका डेट क्या है, कहां से न्यूज मिली, सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ना है, इसकी डेट और इसका लेखक कौन है। और न्यूज पढ़ने के वक्त आपको महसूस हो जाएगा कि ये न्यूज किसी को बदनाम कर रही है या किसी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है। जैसे अभी फिलहाल पूरी की पूरी मीडिया जो है वो हमारे अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, उस पर बहुत ज्यादा फेक न्यूज चलाती है, बहुत ज्यादा डिफेम करने की कोशिश करती है, गांधी फैमिलीज के बारे में बहुत सारी उल्टी उल्टी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा। तो आपको ये देखना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा कि आज तक में अगर ये न्यूज आई है तो जी न्यूज में और एनडीटीवी पर भी आई है क्या। अगर ये महाराष्ट्र टाइम्स ने डाला है तो इसे पुढ़ारी ने भी कवर किया और लोकमत ने भी कवर किया है कि नहीं। आपको देखना पड़ेगा 2-2, 3-3 न्यूज़पेपर्स, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये न्यूज असली है तो कितनी असली है। कई उसके डिस्क्रिप्शन से कि ज्यादा ज्यादा तारीफ हो रही है, ज्यादा बदनामी हो रही है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको जनरली सरासरी भी न्यूज चेक करनी है कि ये फेक है या नहीं, ठीक है, एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा कि जब जब दुनिया में अगर कोई शैतान आया है, जैसे जब जब रावण बहुत ज्यादा हावी हुआ है दुनिया पे, तो भगवान राम भी आए हैं। उसी तरह से जब जब फिरौन आया है तब तब अल्लाह ने मूसा को भी भेजा है। तो उसी तरह से, उसी अंदाज से जब जब नेगेटिव न्यूज, फेक न्यूज का बाजार बढ़ा है, तो उसी तरह से उनको
चेक करने के लिए, उनके ऊपर तंबी करने के लिए, उनके ऊपर सुपरवाइज करने के लिए अच्छे वेबसाइट्स भी आए हैं। SM होक्स स्लेयर नाम की एक वेबसाइट है, SMHOAX होक्स स्लेयर, SLAYER, SM होक्स स्लेयर, बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। इसमें आपको बहुत सारे SM होक्स स्लेयर बोलकर है, इनके ऑफिशियल आईडीज भी है। इस पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी न्यूज फेक है, कौन कौन सी फेक न्यूज चल रही है मार्केट में, अभी हाल फिलहाल में कौन सी फेक न्यूज चली। इसके अलावा ऑल्ट न्यूज बोलकर एक बहुत अच्छा है जो इंडिया में काम कर रहा है, ALT, अल्ट, NEWS, ऑल्ट न्यूज। ये भी एक वेबसाइट है ऑल्ट न्यूज की, आप गूगल में सर्च करिए तो आपको सामने वेबसाइट दिखेगी ऑल्ट न्यूज की। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जो फेक और झूठी खबरों पर लगाम कस रही है और बताने की कोशिश कर रही है आवाम को कि ये सही है या गलत। तो ये दो ऐसे वेबसाइट्स है, SM होक्स स्लेयर और ऑल्ट न्यूज, जिससे हम फेक न्यूज बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम मास मीडिया के बच्चों को भी, हम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते हैं या कॉलेजेस में तो इसी अंदाज से बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ये दो कंट्री है जिसके बारे में बहुत ज्यादा रिफ्ट चलते रहता है, बहुत ज्यादा तनाकशी चलती रहती है, लेकिन पत्रकारिता जो होती है वो हमेशा सच बताने की कोशिश करती है, भले वो इंडिया का मीडिया हो या पाकिस्तान का मीडिया हो। अगर आप कल न्यूज़पेपर में पढ़ते हो SM होक्स स्लेयर, SLAYER, SM होक्स स्लेयर बोलकर है। आगे मैं बात कर रहा था आपको पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन को लेकर। तो पाकिस्तान और इंडिया की काफी सारी न्यूज चलते रहती है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया इंडिया के खिलाफ, इंडिया ने ये कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। तो आप एक समझिए, अगर आप कल न्यूज पढ़ते हो कि बॉर्डर पर फायरिंग हुई और इंडिया के 2 जवान मरे और हमने पाकिस्तान के 4 जवान मारे, बिल्कुल हम देशभक्त है, हम पेट्रोइटिक है, तो हम बोलेंगे कि अच्छा हुआ पाकिस्तान के 4 मर गए और इंडिया के जो है हमारे 2 शहीद हुए। और पाकिस्तान का अगर आप अखबार पढ़ोगे, अगर आप पाकिस्तान इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है द डाउन नाम का, DAWN, बहुत पुराना और बहुत मशहूर न्यूज़पेपर है द डाउन, अगर आप वो पढ़ोगे उस न्यूज़पेपर में लिखा होगा कि इंडिया के 4 मरे और पाकिस्तान के 2 मरे। तो तुम और मैं क्या समझेंगे कि अगर हम देख रहे हैं कि इंडियन अखबार बोल रहे हैं कि इंडिया के 2 मरे और पाकिस्तान के 4 मरे, और पाकिस्तान के अखबार बोलते हैं कि पाकिस्तान के 2 मरे और इंडिया के 4 मरे, तो हम किस खबर को सच मानेंगे? कौन सी मुठभेड़ सच है, जो इंडिया ने लिखा वो या जो पाकिस्तान ने लिखा वो? यहां भी इंसान रह रहे, वहां भी इंसान रह रहे, और तुम्हें और मुझे जन्म सिद्ध हक है कि सच जानने का। अगर हमारे 4 मरे तो 4 मरे तो पता चलना चाहिए, या पाकिस्तान के 2 मरे तो 2 मरे पता चलना चाहिए। तो ये हमारा राइट है, और इस राइट को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? दोनों तरफ का मीडिया बिका हुआ है, तो इसके लिए एक आसान तरीका यह है कि आप किसी तीसरे कंट्री का न्यूज़पेपर देखिए। आप अमेरिका का वॉशिंगटन पोस्ट देख सकते हैं, आप द न्यूयॉर्क टाइम्स देख सकते हैं, आप दुबई का, कतर का खलीज टाइम्स देख सकते हैं, आप इंग्लैंड का द इंडिपेंडेंट देख सकते हैं, आप द हेराल्ड, सिडनी हेराल्ड ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर देख सकते हैं, आप दूसरे तीसरे चौथे कंट्रीज के अखबार देख सकते हैं, उन्होंने किस अंदाज से कवर किया है। आप CNN और BBC देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो मुठभेड़ हुई थी उसमें कौन सच्चा था, किसके 4 मरे और किसके 2 मरे। ये करना होगा, हमें क्रॉस वेरीफाई करनी होगी न्यूज, इससे पहले कि हम उसे फॉरवर्ड कर दें। ये हमारी हैबिट बननी चाहिए। और हम जितने भी बच्चे जर्नलिज्म करते हैं या पत्रकारिता करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर, हम कोशिश करते हैं उनको समझाने की। अगर आपके पास अभी आज का न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर का अगर आप अंतरराष्ट्रीय पेज देखेंगे, आप अगर न्यूज़पेपर को खोलोगे तो 8वां या 10वां पेज जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय पेज होता है, इंटरनेशनल न्यूज जिसको बोलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल न्यूज में आपको सिर्फ अमेरिका की न्यूज दिखेगी, सिर्फ पाकिस्तान की न्यूज आपको दिखेगी, सिर्फ चाइना की न्यूज आपको दिखेगी। इसके अलावा टाइम मिला या जगह बची तो इंग्लैंड की न्यूज होगी। सिर्फ ये 3-4 ऐसे कंट्रीज है जिसकी न्यूज दिखेगी आपको। इसके अलावा बाकी सारे जो 200 सवा 200 देश है उसकी न्यूज आपको नजर नहीं आएगी। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश के जो इंटरनेशनल पेजेस है वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जापान के बारे में, अफ्रीका के कई सारे अच्छे विकसित और विकास होने वाले देशों के बारे में,
यूरोप के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको नहीं देते। तुम्हें और मुझे एक घुमा कर रखा दिया गया कि पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका ही एक कंट्री है जो हमारे आसपास है, और इसी की अंतरराष्ट्रीय न्यूज हमें देख रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बहुत सारी कंट्रीज की न्यूज देखना चाहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा है मेरे नोट्स में कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो आईटी सेल है, भले वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, राष्ट्रवादी का हो या शिवसेना को हो, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो अभी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल बना हुआ है, जो तुम्हें और मेरे नंबर्स को लेकर व्हाट्सएप पर फेक न्यूज चला रहा है या ट्विटर और इस पे ट्रेंड कर रहा है, ये सारे के सारे धोखा देने वाले हैं। अगर तुम्हें और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बहुत खराब कर रही, तो ऐसा नहीं है। जिसने भी आईटी सेल बनाया है, बीजेपी के पास ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बीजेपी की मशीनरी बहुत ज्यादा हार्ड और रिगरस तरीके से काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारे पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद सिर्फ ये है कि आईटी सेल के थ्रू तुम्हें और मुझे हमारे जो ओपिनियंस होते हैं, हमारी तुम्हारी जो सोच होती है, उसको मोल्ड करे, उसको वो लोग अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तो 4 बार सोच के किया करे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सारे काम अच्छे की थी और बीजेपी सारे काम गलत या सही कर रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी अच्छा और बुरा काम करती है, और तुम्हें और मुझे उतना स्टैंड रखने आना चाहिए। हर बिजनेस कंपनी अच्छा और बुरा करती है, तुम्हें और मुझे उसका स्टैंड रखने आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ अच्छे जर्नलिस्ट है, जैसे अभिसार है, विनोद दुआ है, रवीश कुमार है, ये बहुत अच्छे और जेन्युइन मुद्दे हमारे कंट्री में जो होने चाहिए वैसे मुद्दे ये लोग उठाते हैं। आप इनको फॉलो कर सकते हैं अच्छे वेरीफाइड न्यूज देखने के लिए। विनोद दुआ, अभिसार, रवीश कुमार और कई सारे जर्नलिस्ट नाम लेने की बात की जाए तो। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट फेज पर। मुश्किल से मुझे लगता है 10 मिनट और लगेंगे। लीगल एक्शंस पर। लीगल एक्शंस हम लोग क्या ले सकते हैं फेक न्यूज को लेकर। मेरे दोस्तों, बताते हुए बहुत खराब लग रहा है कि तुम्हारी मेरी बदकिस्मती है कि हमारे देश के संविधान में और हमारे देश में जितने भी कानून है, इसमें कोई स्पेसिफाइड लॉ नहीं बना हुआ है फेक न्यूज को लेकर। फेक न्यूज ने इतनी ज्यादा गंदगी मचा कर रखी है, लेकिन अब तक के हमारे जितने भी हुक्मरान है और जितने भी हमारे लॉ मेकर्स है, उन्होंने अब तक कोई ऐसा ठोस कानून नहीं बनाया है खासकर फेक न्यूज फैलाने वालों के लिए। तो हमें जो बाकी के कानून अभी मौजूद है, उस कानून को लेकर ही हमें फेक न्यूज के खिलाफ हमारी जंग लड़नी होगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, एनबीए, ये एक एसोसिएशन है, नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। इसके अलावा इंडियन ब्रॉडकास्ट है, आईबीएफ जिसे कहते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन है। इसके बाद में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, बीसीसीसी है बोलकर, बी ट्रिपल सी जिसको बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर हम कंप्लेंट कर सकते हैं, जिस पर हम अर्जी देकर तकरार कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे टीवी चैनल्स, सारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स मेंबर है। अगर आपको किसी एक टीवी चैनल का, टीवी9 मराठी का या लोकमत का या जी न्यूज का या फिर एनडीटीवी का न्यूज आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप इन 3 ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन या फिर ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल जो है, इस पर आप तकरार कर सकते हो, बेसिक कंप्लेंट कर सकते हो। और मैं कंप्लेंट करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं है। आपने इतने बजे इतने तारीख को इस चैनल पर ये न्यूज देखी जो ये खराब गलत थी और इस न्यूज की माफी मांगना चाहिए, या इस न्यूज की पुष्टि बराबर नहीं हुई, ये न्यूज ऐसी नहीं ऐसी कवर कर दी गई, ये न्यूज एक धर्म को, एक जाति को, एक जगह को या किसी एक इंसान को टेम डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आप कंप्लेंट कर सकते हो। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही बना है और ये कंपलसरी बॉडी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके वेबसाइट पर आपको एक फॉर्मेट मिला हुआ है, डायरेक्ट आप फॉर्मेट देख सकते हो और फॉर्मेट पर आप डायरेक्टली जाकर आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हो। इनकी ऑनलाइन कंप्लेंट की फैसिलिटीज है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, और ये लोग 30 से 40 दिन में आपकी कंप्लेंट को सुनते हैं। मतलब अच्छा काम करने वाला बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपकी कोई कंप्लेंट हो तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजिंग की। अगर आपको लग रहा है कि किसी न्यूज़पेपर ने या किसी इंसान ने फेक न्यूज बहुत ज्यादा चलाई है, या फिर इसके अलावा आपको फेसबुक व्हाट्सएप पर किसी ने बहुत ज्यादा आपत्तिजनक कंटेंट डाला है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हो,
अच्छा होगा कि आप अकेले ना जाए, आप किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप के साथ जाए, ताकि वहां पर पुलिस में, लोकल पुलिस स्टेशन में प्रेशर बने। आप 153 सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, धारा आईपीसी की धारा 153 है 153, जो प्रोवोकेशन है टू कॉज राइट, अगर दंगा फैलाने के लिए या फिर शांति भंग करने के लिए अगर किसी ने कुछ ऐसी चीज डाल दी या लिख दिया, तो आप सेक्शन 153, सेक्शन 295, जो किसी भी धर्म को इंसल्ट करने के रिलेटेड सेक्शन बनाया गया 295, इसके तहत आप कंप्लेंट एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। सेक्शन 153 में 5 साल तक की सजा दी गई है, सेक्शन 295 में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सेक्शन 505/1 505/1 में अगर कोई भी ऐसी चीजें, अफवाह वाली चीजें पब्लिश करता है व्हाट्सएप, फेसबुक पर या इसके अलावा अखबारों में या टीवी चैनलों पर, तो आप सेक्शन 505 इंडियन पिनल कोड /1 के तहत भी करा सकते हो। इसके थ्रू भी 3 साल की जेल की सजा है। 153, 295, 95 और 505/1, ये 3 आईपीसी के सेक्शंस है जिसके अंडर हम लोग क्रिमिनल केसेस एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं और 3 से लेकर 5 साल तक की सजा सामने वाले को हो सकती है। ये आईपीसी से रिलेटेड था। इसके अलावा अगर कोई इंटरनेट पर आपको दिखता है या कोई एप्लीकेशन पर आपको दिखता है ऑडियो वीडियो या कोई ऐसी फोटो या कोई ऐसी न्यूज या डिजिटल मीडिया पे दिखती है, तो आईटी एक्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसकी सेक्शन 66 है, 66 नंबर का सेक्शन है, उसके हिसाब से आप 3 साल की सजा दिला सकते हैं ऐसे किसी भी इंसान को जो फेक या आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा हो। सेक्शन 66। कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इस दरमियान में अगर कोई फेक न्यूज फैला रहा है, आपके गांव, आपके शहर या आपके बारे में कोई गलत लिख रहा है कि आपको कोरोना वायरस हो गया, या ऐसी कोई भी फेक चीज कि बाजार खुल चुका है, या फिर जिला अधिकारी ने बोला है कि आप सबके घर पे राशन आने वाला है, या ऐसी कोई भी फेक चीज, जब डिजास्टर चलता है पूरे की पूरी कंट्री में या पूरे के पूरे एरिया में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होता है और उसका सेक्शन नंबर 54 के तहत भी आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। अभी मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 100 से ऊपर पुलिस केसेस हो चुके हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन 54 के अंडर, फेक कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन डालने वाले लोगों पर। इंडिया में अब तक के 100 से ऊपर एफआईआर हो चुकी है जिन्होंने कोरोना वायरस या उससे रिलेटेड चीजों पर झूठी खबर उन्होंने फेसबुक पर डाली या फिर व्हाट्सएप के थ्रू चलाई या अखबारों में चलाई, तो आप सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट और सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी कानूनी कार्रवाई या पुलिस केस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी आप लीगल एक्शंस को लेकर। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप तकरार करें, कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करने के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन अगर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो तो किसी एक वकील को लेकर जाए साथ में, और अगर वकील नहीं आ रहा हो तो आप कोई भी एनजीओ, कोई भी जमात, कोई भी ग्रुप बनाकर जाए और आप उस फेक न्यूज के बारे में आईपीसी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईटी एक्ट लगाकर आप पुलिस केस कर सकते हैं। ये सारी बातें थी फेक न्यूज और लीगल एक्शंस को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना और आपने मौका दिया। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप फ्री महसूस करें कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया। थैंक्स सर, बहुत अच्छा गाइडेंस किया आपने। मैं सभी ऑडियंस की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, पहले एक मुद्दा रह चुका है, हाउ टू रिपोर्ट अगेंस्ट फेक पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। बड़ा आसान है, मैं आपको बता दूं कि जितने भी एप्लीकेशंस आज हमारे पास है, फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन सारों पर रिपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप फेसबुक पे जाएंगे तो ऊपर 3 डॉट दिखते हैं, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप लिख सकते हो कि भाई इसको रिपोर्ट करें। अगर आप लोग रिपोर्ट करते हैं तो आप स्ट्रेट अवे रिपोर्ट करेंगे तो वो उसके ऊपर रिव्यू होता है और वो बुरा कोई आता है या निकाल सकते हैं। और रिपोर्ट करने के साथ में आप बता सकते हैं कि क्या था, मतलब ये किसी धर्म को लेकर था या किसी को डिफेम करने पर था। ऐसे आपको मैं इससे अच्छा रेकमेंड करूंगा कि आप अगर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करें कि ट्विटर पर कंप्लेंट कैसे करें या फेसबुक पर कंप्लेंट कैसे करें, तो आपको 2-2, 3-3 मिनट के छोटे छोटे एक्सपर्ट वीडियोस मिल जाएंगे। आप बिल्कुल देखिए। आप अगर फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेसबुक जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने लग जाएंगे। आप ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ट्विटर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने लग जाएंगे। बेहतर होगा अगर आप 2-2 मिनट के छोटे छोटे यूट्यूब पे वीडियोस देख ले,
आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस अंदाज से, किस तरह से आप इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। और रही बात ट्विटर की, तो मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल है एज अ मुस्लिम, एज अ एजुकेटेड मुस्लिम, अगर हमको कुछ इस्तेमाल करना है तो वो है ट्विटर। ट्विटर जितना बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल करोगे उतना तुम्हारे और मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदा है।